फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज 25 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल डिस्कशन। तो इसमें पहला न्यूज़ है कि सैटेलाइट ट्रैकिंग साइक्लोन दाना सिंस अक्टूबर 20। ओके, साइक्लोन दाना आने वाली है अभी, मतलब आ चुकी है ऑलमोस्ट। साइक्लोन दाना जो कि हिट करेगी ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट को। एंड उड़ीसा में बेसिकली एक हिट करेगी भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका। ओके, एंड ये साइक्लोन दाना है, वो नेम किसने दिया है? खत्तर ने दिया है वो है, ठीक है। एंड जो इसरो की सैटेलाइट है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट US-06 और दूसरी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट 3DR। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट 3DR, ये दोनों हैं, वो ट्रैक कर रही है साइक्लोन को कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, स्टेटस दे रही है कि साइक्लोन किस तरफ मूव कर रही है एंड व्हाट विल बी इट्स स्पीड एंड अदर एज वेल। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है एंड वेस्ट बंगाल है, वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दी है टू रिमूव द पीपल फ्रॉम द कोस्टल एरियाज। ओके, एंड लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं बोट से एंड बहुत सारी चीज़ों से और। ओके, तो पहला न्यूज़ आपका ये था। लेट्स मूव टू सेकेंड न्यूज़। तो सेकेंड न्यूज़ है जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड नेक्स्ट CGI टू टेक ओथ November 11। संजीव खन्ना है, वो ओथ लेंगे CGI का। ये 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अभी कौन थे हमारे 50 नंबर के थे, नाम बताएंगे अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आप कमेंट बॉक्स में। बेसिकली चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड ये कंसल्ट किया जाता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एट डीम्ड नेसेसरी। बेसिकली एक कोलिजियम सिस्टम आई थी, कोलिजियम सिस्टम इन सेकेंड जज केस 1992 थी आई थिंक ईयर, जिसमें कि जो मेंबर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 2 मेंबर एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मिलके अपॉइंट करेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। एंड ये इंक्रीज हो गई थी इसकी नंबर इन 3 जज केसेस, दैट इज अराउंड 4 सीनियर मोस्ट मेंबर एंड 1 चीफ जस्टिस। वो अपॉइंट करेंगे हमारे चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को। ओके, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अदर न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि ICCR ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस ऑन पाली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ऑन थर्सडे हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस टू बुद्धिस्ट मॉन्क एंड स्कॉलर्स इन कोलंबो। जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है, वो एक कॉन्फ्रेंस की बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ कोलंबो में। ओके, कोलंबो में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि पाली को स्टेटस दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का बाय इंडियन गवर्नमेंट। पाली को दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हमारा कितना है अभी? तो सबसे पहले था हमारा TSTKMO, T से तमिल, S से संस्कृत, फिर T से तेलुगु, कन्नड़
M से मलयालम एंड O से ओडिया सॉरी। ठीक है, इतने हमारे क्लासिकल लैंग्वेज थे, लेकिन अब हमारी क्लासिकल लैंग्वेज इंक्रीज हो गई है। जैसे कि पाली को दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, पाली को दिया गया। ठीक है, प्राकृत को भी दिया गया है। ओके, फिर से मराठी को भी दिया गया है, असामीज को भी दिया गया है, एंड स्टेटस। ओके, तो तमिल को दिया गया, तमिल को थी, संस्कृत थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी, ओडिया थी। अब दिया गया है पाली को, प्राकृत को, मराठी को, बंगाली को एंड असामी को। ओके, तो अब ध्यान रखेंगे, अब बेसिकली ये 8 शेड्यूल में अपना है। 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है हमारा, अभी कितनी लैंग्वेज है हमारे 8 शेड्यूल में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। एंड पहले टोटल 40 थी, अब अराउंड 21 हो गई है। ठीक है, तो कौन सा ऐड हुआ है लैंग्वेज, कौन सा अमेंडमेंट के तहत, ये भी आप मुझे बताओगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि बोडो, डोगरी, मैथाली, संताली कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुई थी 8 शेड्यूल में। ठीक है, तो ये थी 9, आप मुझे इसका आंसर बताओगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड अनदर न्यूज़, एंड द थर्ड न्यूज़ इज इंडिया चाइना बिगेन्स डिसएंगेजिंग एट लीस्ट 2 फ्रिक्शन पॉइंट। बेसिकली ये इशू चल रही थी सिंस 2022-20, जहाँ पे कि LAC पे इशू क्रिएट हुई थी इंडिया एंड चाइना के बीच में ओवर पेट्रोलिंग इशू। एंड स्टैंड ऑफ क्रिएट हो गई थी दोनों के बीच में, जिसमें कि अराउंड 20 सोल्जर्स इंडिया के मारे गए थे। ठीक है, एंड जिसकी वजह से पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो गई थी कई पॉइंट पे, जैसे देसपांग एंड डेमचौक में, ईस्टर्न लद्दाख एरिया में। ठीक है, एंड इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए दोनों के रिलेशन के बीच में, दोनों के रिलेशन में। एंड फाइनली अभी ये ब्रिक्स समिट के साइडलाइन में ये तय हुआ है कि वो डिसएंगेज करेंगे वो पॉइंट्स पे। ओके, इंडिया एंड चाइना हैज़ began disengaging from Despang and Damchok, the last 2 friction point of 2022 standoff along the line of actual control in Eastern Ladakh. Okay, the process started on Tuesday and it will take a few days to remove the structure erected during the standoff. कुछ टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई थी बहुत सारी, लाइक पॉइंट्स क्रिएट हो गए थे जहाँ से चाइनीज सोल्जर्स नज़र रख रहे थे हमारे इंडियन फोर्सेस पे और इंडियन एरिया में। ओके, ब्रिज बन गए थे, होम्स बन गए थे, शेल्टर्स। ठीक है, एंड पेट्रोलिंग विल बी रिज्यूम एज वाज बिगेन डन बिफोर स्टैंड अप। तो पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी जब वो जो भी स्ट्रक्चर हट जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। आफ्टर दैट पेट्रोलिंग विल स्टार्ट। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इंडिया एंड चाइना के बीच रिलेशन कैसी है, एंड ये इशू, और बेसिकली कौन कौन से एरिया में इंडिया और चाइना के बॉर्डर मिलते हैं और जहाँ पे स्टैंड ऑफ मोस्टली रहती है। जैसे कि वो 3 पार्ट में होता है, ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल सेक्टर। ओके, तो ये 3 एरिया में इंडिया और चाइना की बॉर्डर लगती है एक दूसरे के साथ। ओके, एंड इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमेशा इन न्यूज़ में रहती हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ सकता है, बॉर्डरिंग स्टेट पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन अदर न्यूज़, एंड अब हमारा न्यूज़ ख़त्म हो गई है एंड अब बचे हैं एडिटोरियल्स। तो बेसिकली ये एडिटोरियल है बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर। ब्रिक्स समिट अभी हुई है रशिया में, कजान में। ओके, वेट अ मिनट,
बेसिकली अभी ब्रिक्स समिट हुई है कजान में, जिसमें कि रशिया होस्टिंग द 16 ब्रिक्स समिट, ये 16 ब्रिक्स समिट है, 16 ब्रिक्स समिट, ठीक है। हैज सेवरल मैसेज वॉच क्लोजली बाय पार्टिकुलरली द वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत सारे मैसेज इससे निकले हैं जो वेस्टर्न नेशन अभी देख रही है, मैसेजेस से निकले हैं, ठीक है। With leaders of 9 countries and Saudi Arabia foreign minister arrives as BRICS and BRICS partner countries and about 30 leaders of global south attending a special BRICS outreach conference। ये जो है वो मतलब ब्रिक्स के 9 कंट्रीज एंड 30 अदर साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज इस मीटिंग को अटेंड किया है, ठीक है, जो कि पुतिन साहब ने करवाया था, 16 ब्रिक्स समिट, ओके। द समिट एजेंडा एंड कजान डिक्लेरेशन सेंड अ कंसंट्रेटेड मैसेज ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक बॉन्ड विद द ग्रुप दैट टुगेदर रिप्रेजेंट अ थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ब्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है थर्ड ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, थर्ड ग्लोबल जीडीपी ये शो करती है। एंड ये है समिट है जिसमें कि मैसेज दिया गया स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज को, स्ट्रेंथ करने के लिए इकोनॉमिक टाइज को, ओके। अब हम ये देखेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता क्या है कि ब्रिक्स में मेंबर्स कितने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कजान डिक्लेरेशन क्या है। तो कजान डिक्लेरेशन जो है, कजान डिक्लेरेशन क्या है, कजान डिक्लेरेशन तो कजान डिक्लेरेशन है बेसिकली स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो स्ट्रेंथ करना मल्टीलैटरिज्म, स्ट्रेंथ मल्टीलैटरिज्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ओके। एंड ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में है सबसे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बेसिकली ये 4 मेंबर की ग्रुपिंग थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की। साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ है इन 2010, ठीक है। एंड ये ग्रुपिंग को इंक्रीज कर दी गई है इसके नंबर्स, जिसमें कि और भी मेंबर्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड सऊदी अरबिया, ओके। तो टोटल इसमें अभी 10 मेंबर्स हो गए हैं, 10 मेंबर्स अभी प्रेजेंटली ब्रिक्स में हो गए हैं, ठीक है। एंड ये द पुश फॉर द इंटर बैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म, अ ग्रेन एक्सचेंज एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। बेसिकली इस मीटिंग में पुश किया गया कि इंटर बैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म एक बनाया जाए और ग्रेन एक्सचेंज किया जाए एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम इंश्योरेंस कंपनी बनाया जाए। मतलब बेसिकली एक सिंगल करेंसी दैट इज यूज फॉर ब्रिक्स नेशन, ओके, ब्रिक्स नेशन इन इकोनॉमिक सेंस, ओके। कोई भी ट्रेड रिलेशन होती है तो वो उस एक जो नोट होगी, एक पैसे होंगे, उसके सिंगल करेंसी के फॉर्म में वो सारी इकोनॉमिक टाइज कंडक्ट की जाएगी। बेसिकली कल हमने देखा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक नोट रखा था अपने हाथों में, तो वो माना जा रहा था कि वो ब्रिक्स की करेंसी है, और क्या वो डॉलर को बीट कर पाएगी या नहीं, तो देखना यही रहेगा। एंड बेसिकली जो ब्रिक्स नेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है अभी ग्लोबल साउथ में, ओके। एंड ये थर्ड ग्लोबल जीडीपी शेयर करती है, राइट। एंड द induction of member Iran, Egypt, Ethiopia and UAE and Saudi Arabia is another sign that counterbalancing arrangements of emerging economies
that BRICS was envisaged as cannot be mocked. जो इंट्रोडक्शन हुआ है मेंबर कंट्रीज ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरबिया में, वो शाइन देता है कि कंट्रीज को बैलेंसिंग करना अरेंजमेंट्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी, कैसे बैलेंस करता है इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमीज को, क्योंकि ये सारे कंट्रीज हैं अभी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है एंड डेवलपिंग नेशन है, ना कि डेवलप नेशन है, एज लाइक यूएसए, यूके एंड अदर्स. ओके. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया ब्रिक्स एज ए इंक्लूसिव नॉट ए डिविसिव ऑर्गेनाइजेशन. डिस्क्राइब किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि ये इंक्लूसिव है, कि डिसीजिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट वन दैट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, वर्क करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. ठीक है. गिवन दैट इंडिया इज द ओनली मेंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएस लेड एग्रीमेंट. इंडिया एक ऐसा मेंबर है ब्रिक्स का जो कि यूएस के एलाइड का भी पार्ट है, जैसे कि क्वाड हो गया, I2U2 हो गया. तो इंडिया शेयर करता है रिलेशन बोथ विथ ब्रिक्स नेशन एज वेल एज यूएस पार्टनर्स एज वेल, वेस्टर्न नेशन. तो इंडिया को एक बैलेंसिंग अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है. लेट मी इरेज दिस सो दैट आई कैन टीच यू इन प्रॉपर मैनर. तो इंडिया का रोल क्या है, इंडियाज रोल. ओके. इंडियाज का रोल एंड प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है. तो इंडिया की सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जो है वो दोनों के साथ रिलेशन शेयर करता है. शेयर रिलेशन विथ ब्रिक्स नेशन एंड यूएस एलाइड नेशन. ठीक है. जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ. तो इसको एक बैलेंसिंग अप्रोच रखना पड़ेगा. बैलेंसिंग अप्रोच, ताकि ये दोनों के बीच फंस ना जाए एंड ये एक इमर्ज करे अपने इकोनॉमी को बाय कोऑपरेशन विथ इमर्ज इकोनॉमी बाय कोऑपरेशन विथ बोथ द नेशन और ग्रुपिंग. नेशन और grouping. Okay. And his oft repeated phrases that India supports dialogues and diplomacy. इंडिया जो सपोर्ट करता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को करता है, ना कि वॉर को. ठीक है. एंड दैट देयर आर नो सॉल्यूशन ऑन द बैटल फील्ड. ऐसे भी बैटल फील्ड पे कोई सॉल्यूशन नहीं है. इंडिया ने कहा है ये ब्रिक्स नेशन के बारे में. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ द समिट, BRICS grouping also affords its member states to discuss thorny bilateral issues. बेसिकली जो ब्रिक्स नेशन में भी मेंबर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, ब्रिक्स नेशन में जो भी मेंबर्स ऐड हुए हैं, लेट मी इरेज दिस. तो जैसे कि मान लेते हैं आपको ईरान, यूएई, ओके, सेम एज इजिप्ट, इथोपिया, एंड इवन मेन मेंबर्स इंडिया एंड चाइना. इन तीनों में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है इन बिटवीन नेम्स, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ ब्रिक्स नेशन कुड हैंडल दीज प्रॉब्लम्स इन अ इफिशिएंट मैनर. ओके. तो इसमें बताया गया है कि इंडिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, there are details between India and China over Doklam and agreement on resolving the 4-year LLC standoff were both held in meeting between Mr. Modi and Chinese President Jinping on the sideline of BRICS summit. तो कैसे इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ 4 years की वो एंड हो गई, फाइनली डिसएग्रीमेंट पे आ गए ये लोग इन द साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स समिट. साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स समिट. ठीक है. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगी अभी कि ब्रिक्स कैसे हैंडल करता है सिचुएशन के, क्योंकि ईरान और यूएई के भी बीच में प्रॉब्लम है, इजिप्ट एंड इथोपिया के बीच में प्रॉब्लम है. तो कैसे ये मैनेज करता है टू मेक देम पीस एंड प्रोस्पेरस एम द ब्रिक्स समिट. ओके. तो ब्रिक्स एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है एंड जो डोमिनेंस है यूएसए की, क्या वो सप्रेस कर सकता है
या यूएस की डोमिनेंस ऐसी बरकरार रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री को एक बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों के बीच में एक फंस के ना रह जाए, क्योंकि वो यूएस का एलाइड भी है, यूएस के साथ भी ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं उसके, एंड वेस्टर्न नेशन के साथ भी ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं, एंड इवन ब्रिक्स के साथ भी ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं इंडिया के। एंड जैसे कि हमने देखा कि चाइना के साथ स्टैंड ऑफ भी क्लियर हुआ है, तो चाइना के साथ भी एक रिलेशन बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। एंड इफ़ हम एक ही एलाइड की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, अगर मान लो कि हम ब्रिक्स के ओर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम होगी कि यूएसए का सैंक्शन हमको झेलना पड़ेगा। ओके, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द इंडियन कंट्रीज। एंड इफ़ अगर हम यूएस की तरफ शिफ्ट होते हैं तो चाइना की तरफ से एग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा वापस से एलएससी एरिया में। तो एक बैलेंसिंग अप्रोच हमें लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक टाइज के लिए। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो इसमें है कि कॉस्ट ऑफ गेम्स टेकिंग आउट पॉपुलर स्पोर्ट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। बहुत सारे गेम्स को अभी कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन से गेम को हटाया गया है, विच गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम रिसेंटली कहाँ हुई है, होने वाली है। तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है ग्लासगो में। ग्लासगो से हम क्या याद रखेंगे, कोप 26। ओके, एंड ये बेसिकली 4 ईयर्स के ड्यूरेशन पे होती है, 4 ईयर के ड्यूरेशन पे। लास्ट वाली हुई थी हमारी 2022 में बर्मिंघम में। के लिए 4 ईयर की ड्यूरेशन पे होती है, लास्ट वाली हमारी हुई थी बर्मिंघम में, एंड 2018 वाली फिर हुई थी गोल्ड कोस्ट में। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है कि बहुत सारे गेम को रिमूव किया गया, ठीक है, इन फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। द इमीडिएट इम्पैक्ट वाज फेल्ड बाय इंडिया। तो उसके इमीडिएट इम्पैक्ट फील्ड कहाँ हुए हैं, इंडिया में। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द कॉमनवेल्थ गेम, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इट हैज़ कंसिस्टेंटली अर्न टॉप 5 फिनिशेस इन द न्यू मिलीनियम। कंसिस्टेंटली फिनिश करता था टॉप 5 पोजीशन में इंडिया न्यू मिलीनियम में, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स बेस्ट एवर शोइंग फॉर अ सेकंड प्लेस। और सेकंड प्लेस पे हमारा एंड करता था कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया, ठीक है, विथ 101 मेडल्स, 101 मेडल के साथ। व्हेन दिल्ली प्लेड होस्ट इन 2010, दिल्ली हमारा कंट्री होस्ट किया है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम। ओके, as the organizer had decided to limit the game to 10 integrated disciplines including para sports to be held at 4 venues। वो 2010 में ही 10 पारा गेम्स भी उसमें इंक्लूड हो गए थे और 10 अराउंड 4 वेन्यू पे। ओके, इंडिया is disappointed to note that some of the country's medal producing disciplines including wrestling, badminton, table tennis, hockey, squash and cricket have been dropped। उसमें से बहुत सारे गेम्स ड्रॉप हो गए थे, जैसे कि हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट, एंड इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग शूटिंग विच कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इंडियन ओवरऑल टैली इन द गेम्स, द नेशन वाज फोर्थ विथ 61 मेडल्स इन बर्मिंघम 2022। ये सब खेल ड्रॉप करने के बाद जो कि मेडल तो 101 आते थे, अब वो मेडल घट के डाउन हो गया 60 मेडल्स पे, जो कि बर्मिंघम में है जब हमारा गेम हुआ था, एंड हमारा कंट्री एंड किया था 4th पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये गेम्स ड्रॉप करने के बाद हमारे कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जिस स्पोर्ट्स में हमारे प्लेयर्स अच्छे थे वही स्पोर्ट्स को ड्रॉप कर दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम से, ठीक है। द इंडियन वुमेन हॉकी टीम्स गोल्ड मेडल विनिंग मोमेंट इन मैनचेस्टर इन 2002 एंड रेसलर गीता फगोट historic gold in Delhi 2010 इंस्पायर ब्लॉकबस्टर मूवी चक दे इंडिया एंड दंगल। ये जो हमारे मेडल्स जीतते थे उससे हमारे ब्लॉकबस्टर मूवी बने हैं, जैसे कि चक दे इंडिया एंड दंगल। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि अब तो बहुत सारे स्पोर्ट्स ड्रॉप हुए हैं, जो कि एक सॉल्यूशन नहीं है कॉमनवेल्थ गेम को रिवाइव करने का, एंड जिसकी वजह से इंडिया की जो विनिंग मूव थी वो डाउन हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली यही है आर्टिकल में, एंड 2 आर्टिकल्स और थे एडिटोरियल, लेट मी रीड दिस।
एक था गाज़ा वार पे। तो इसको मैं आपको एक बार जब ये प्रॉब्लम एंड हो जाएगी तब इसका एक डिटेल डिस्कशन मैं आपको दे दूंगा एक अलग वीडियोस में, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक थी हमारा कि ओलंपिक में ऐड करना चाहिए या नहीं, ओलंपिक में ऐड करना चाहिए या नहीं चेस को। तो ये बेसिकली डिस्कशन थी विश्वनाथन आनंद में और एक हमारे जो अभी ग्रैंड मास्टर, पुराने ग्रैंड मास्टर थे, उनके बीच में। ओके, एंड एक और एडिटोरियल थी, किस पे थी, आई डोंट इवन रिमेंबर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।